हाय स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटे, पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं यूनिट नंबर 2। इम्पोर्टेंट यूनिट है, थोड़ी लेंथी भी है और ध्यान रखना थोड़ा समझकर चलने वाली यूनिट है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें थोड़ा बोर हो जाते हैं। लेकिन बोर होने की वजह एक ही होती है बेटे, कि जब आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक से टॉपिक को मिलाकर पढ़िएगा तो कतई बोर नहीं होंगे। हमेशा याद रखेंगे, जब भी नया टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले पिछला टॉपिक क्या कर लेंगे, एक बार क्लियर कर लेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने की यही क्या है, हमारी जीत है। ठीक है, वरना बच्चे अक्सर इसमें क्या हो जाते हैं बेटे, बोर हो जाते हैं। ठीक है, ये खासियत है किसकी, इस चैप्टर की हमारी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2। ठीक है, और यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब परमाणु की संरचना। ठीक है, पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझा के चलता हूँ, इसके माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक स्टोन है। क्या है भैया, ये एक हमारा स्टोन है। अब इस स्टोन को हम नाइफ, चाकू हम जिसे बोल देते हैं, इसके माध्यम से क्या करने की कोशिश करते हैं, इसको काटने की कोशिश करते हैं। क्या हम इसको काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये नॉन कटेबल है, मतलब इसको हम चाकू से नहीं काट सकते। तो ऐसे ही परमाणु के बारे में जो बताया सबसे पहले किसने भैया, परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया जॉन डाल्टन ने, कि परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है, मतलब नॉन डिविजनल पार्टिकल्स है। जैसे ये नाइफ आपका इस स्टोन को नहीं काट सकता, ऐसे ही उन्होंने कहा परमाणु को काटा नहीं जा सकता, मतलब परमाणु अविभाज्य कण है। ठीक है, नॉन डिविजनल पार्टिकल है। ठीक है, ये बात किसने बता दी भैया, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, लेकिन आगे चलकर क्या पता चला उसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, पहले लाइन क्लियर कर लेते हैं। तो परमाणु, एटम, ठीक है, हमें पता है परमाणु शब्द एटम का ही होता है। शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें टमायो का अर्थ न काटे जाने वाला, अनकटेबल, ठीक है, या अविभाज्य, नॉन डिविजनल होता है। तो पहले ये विचार केवल कल्पना पर आधारित थे और इनका प्रायोगिक परीक्षण करना संभव नहीं था। तब तक बेटे टेक्नोलॉजी नहीं थी, बस एक कल्पना करते थे हम लोग। ठीक है, हम लोग मतलब जो भी साइंटिस्ट थे वो कल्पना करते थे, इतना मतलब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मैंने बताया था, तो सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक थे, ये ध्यान रखना। इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का क्या किया भैया, परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। और उनका जो सिद्धांत था, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना गया। ठीक है, या मूल कण माना। ठीक है, किसको, पदार्थ को, मतलब परमाणु को पदार्थ का क्या माना, मूल कण माना। किसने भैया, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं माना। ओके, चलिए अब डाल्टन के कुछ नियम हमने पीछे पढ़े हैं पिछले यूनिट में। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन के नियम और गुणित अनुपात के नियम की क्या की, सफलतापूर्वक व्याख्या की। लेकिन वो क्या बात समझाने में असमर्थ रहे, आवेश के बारे में। कैसे समझते हैं, तो वे कई परिणामों को वर्णित करने में क्या रहे भैया, विफल रहे या विफल रहा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है, कांच अथवा एबोनाइट को रेशम अथवा फर के साथ घिसने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर सिल्क और ग्लास है, दोनों के बीच में क्या है, आवेश है। कहने का मतलब क्या है, जब ग्लास रोड को सिल्क या फर पर रगड़ा जाता है तो वहाँ पर इस तरह का क्या पैदा होता है, आवेश पैदा होता है, चार्ज पैदा होता है बेटे। और उस चार्ज के द्वारा, उस चार्ज के पैदा होने के कारण ही मन में संशय आ गया साइंटिस्टों के, कि आखिर ये चार्ज पैदा कैसे हुआ। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से क्या हुई भाई, एक दुविधा पैदा हो गई, या एक मैं कह सकता हूँ एक मन में क्या भैया, शंका पैदा हो गई। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर नोट में है,
20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिक द्वारा यह स्थापित किया गया कि परमाणु छोटे कण यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं। यह धारणा डाल्टन की धारणा से बिल्कुल क्या थी भैया, अलग। अब ये कब हुआ बेटे, जब हमने रेशम से किसको भैया, कांच की छड़ को रगड़ा, और रगड़ने के बाद जो आवेश उत्पन्न हुआ। ऐसे आवेश की जानकारी आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं। जब आपका सर मतलब सूखा हो, उसमें ऑयल ना लगाया हो, तो आप उसे कंघा करके देखना, और कंघा करने के बाद आप छोटे छोटे तिनकों की तरफ अपने कंघे को करना, तो आप देखोगे आवेश के कारण वो तिनके के छोटे छोटे कण आपके कंघे के साथ उठ जाएंगे, क्योंकि वहाँ आवेश पैदा होगा और उस आवेश के कारण वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सेम, ठीक है। तो उसी तरह से जब आवेश की उत्पत्ति हुई तो तब जाके ये माना गया कि परमाणु का छोटा कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है, या परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अपरमाणविक कणों की जो खोजें हुई, उन खोजों के बाद ये हमें जानना बहुत ज़रूरी था, क्या बेटे, क्या यदि हमारे पास सेम चार्ज वाले एटम होंगे या कोई भी चीज़ होगी, तो वो हमेशा क्या करेंगे भैया, रिपल करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा रिपल मतलब प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर भगेंगे। और अगर हमारे अपोजिट चार्ज वाले होंगे, प्लस माइनस वाले पार्टिकल्स, तो वो क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट होंगे बेटे। क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर होता है। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को या एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा मेन टर्म्स आता है बेटे इलेक्ट्रॉन की खोज। और इलेक्ट्रॉन की खोज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कहाँ पर भैया, 10th क्लास में, ठीक है बेटा। 10th क्लास में यहाँ पर ये एक एक्टिविटी थी आपकी, तो मैं 10th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉपर धातु का शोधन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये हमारा एक टैंक है, और ये लिखा है यहाँ पर टैंक है, और टैंक के अंदर क्या है, अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन है, और जिसमें दो हमारे क्या लगे हैं भैया, इलेक्ट्रोड लगे हैं, कैथोड और एनोड के, ठीक है बेटा। एक शुद्ध धातु का बना होता है, एक अशुद्ध धातु का बना होता है। अब जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या होता है भैया, या तो इलेक्ट्रोडों से पदार्थ का विसर्जन होगा, किसमें, विलयन में, या फिर इन पर क्या होगा, अवक्षेपण होगा, ठीक है। इन पर अवक्षेपण होगा किसका भैया, पदार्थों का, ठीक है, या आयनों का, ठीक है। तो ये बात किसने बताई, ये बात फैराडे ने बताई कि यदि किसी विलयन के अंदर इलेक्ट्रोडों पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उनसे क्या होता है, पदार्थों का या तो विसर्जन होता है या अवक्षेपण होता है, ठीक है। ये कौन बात फैराडे ने बताई। चलिए, सन 1830 में माइकल फैराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन और निक्षेपण होता है, ठीक है। ये बात किसने बता दी भैया, हमारी फैराडे ने बताई। विसर्जन और निक्षेपण का मतलब है रिड्यूस होकर विलयन में आना, या उस रोड पर चिपक जाना या इकट्ठा होना, ठीक है। अब कैथोड किरण नलिका के बारे में हमें जानना होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ये हमारी क्या है, एक कैथोड किरण नलिका है बेटे। कैथोड किरण नलिका जो होती है, आपकी बुक में भी देख सकते हैं आप लोग, इसमें क्या होता है, ये कांच की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटे, कांच की बनी होती है। और इसमें क्या होते हैं, दोनों साइड दो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं भैया, फिट होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड इसमें फिट होते हैं। और यहाँ पर निर्वात पंप इसमें लगा होता है, जो वायुदाब को क्या करता है, कम करता है, ठीक है, या वायुदाब को नियंत्रित करता है। और यहाँ पर एक बैटरी लगी होती है हाई वोल्ट की, ठीक है ना, तो जिसमें लगभग 10,000 वोल्ट से ज़्यादा का क्या हो सकता है, जिससे करंट दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्या, एक विद्युत विसर्जन नलिका, ठीक है। अभी हम इसके किसी प्रयोग के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, केवल विद्युत विसर्जन नलिका के बारे में जान रहे हैं, या कैथोड किरण नलिका के बारे में। तो 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिक, विशेषकर फैराडे, आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं में विद्युत विसर्जन का अध्ययन आरंभ किया, ठीक है। तो आरंभ किया, तो कैथोड किरण नलिका कांच की बनी होती है, जिसमें धातु के दो पतले टुकड़े
जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब, मतलब याद रखेंगे जब गैसों में विद्युत का विसर्जन किया जाता है तो वहाँ पर गैसों का दाब कितना होना चाहिए, बहुत निम्न होना चाहिए। मैंने कहा था ना, वहाँ को वैक्यूम पंप जो लगा है वो वही काम करेगा। तो 0.001 mm होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हाई वोल्ट, मतलब लगभग 10,000 वोल्ट या से अधिक भी हो सकता है, पर प्रेक्षित किया जा सकता है। तो कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसों के दाब को निर्वातन द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, मतलब वैक्यूम के द्वारा। और वैक्यूम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर हम दाब को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैथोड किरणें पहले समझ लेंगे। जैसे ही यहाँ पर हाई वोल्ट का करंट क्या किया गया भैया, फ्लो किया गया, तो हाई वोल्ट के करंट फ्लो करने पर यहाँ पर कुछ किरणें कैथोड से एनोड की तरफ क्या हुई, चलनी स्टार्ट हो गई। और चलने के साथ साथ यहाँ पर कुछ कंपन देखे गए। तो ये किरणें क्या थी, अदृश्य थी, जिनका क्या लगाया गया, अनुमान लगाया गया कि कैथोड किरण हो सकती हैं। मतलब कैसे, तो जब इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता लागू की गई तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया एवं एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं जिनको कैथोड किरणें अथवा कैथोड किरण कण कहते हैं, ठीक है। अब कैसे प्रूफ कैसे करें बेटे, मेन चीज़ क्या है, प्रयोगों की जांच, मतलब प्रयोग द्वारा हम कैथोड किरणों की जांच कैसे करें, ठीक है बेटा। प्रयोग द्वारा कैथोड किरणों की जांच कैसे करें। सबसे पहला प्रयोग क्या किया उन्होंने, ध्यान देंगे, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा हुआ है, इसमें कैथोड है, इधर एनोड है हमारा ये, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एनोड को क्या किया है, छिद्रित किया है। क्या किया है भैया, छिद्रित किया है। और इधर हमारा फ्लोरोसेंट पदार्थ की क्या की है हमने, यहाँ पर कोटिंग की है, लाइक दिस हम यहाँ पर ले सकते हैं ZNS। ये एक फ्लोरोसेंट क्या होता है, पदार्थ होता है, मतलब स्फुरदीप्ति पदार्थ होता है बेटे हिंदी में। चलिए, तो अब कैथोड, जैसे मैं हाई वोल्ट यहाँ पर क्या करता हूँ, हाई वोल्ट का करंट यहाँ पर फ्लो करता हूँ, तो फ्लो करने पर क्या होता है, यहाँ से कुछ रे निकलती हैं, किधर को जाती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं। और एनोड की तरफ जाने के बाद किससे टकराती हैं भैया, जिंक सल्फाइड की परत से टकराती हैं। और यहाँ पर क्या पैदा करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं, लाइट, मतलब प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे तारा टिमटिमाता है ना, सिम ऐसे ही। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ये कैथोड रे जो होती हैं ये हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ एक सीधी रेखा में क्या करती हैं, गमन करती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और समझ लेते हैं बेटे। जब हम लोग कैथोड रे के रास्ते में कोई हल्का सा कोई चीज़ रखते हैं तो ये क्या करते हैं, कैथोड रे जो होती है इनकी वेदन क्षमता बहुत तीव्र होती है, ये इधर क्या बना देती है, उसकी छाया या प्रतिलिपि बना देती है, ठीक है ना। तो इनकी वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट अगर हम जान लें कि इनके पथ में या इनके वे में, रास्ते में, माध्यम में अगर हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं, जैसे कि मान लो लाइक दिस फैन है, रख देते हैं, तो उसको ये बहुत तीव्र तीव्र गति से क्या कर देती हैं, घुमा देती हैं, मतलब उसमें वेग, इतना वेग पैदा कर देती हैं, उसको बहुत तेज़ी से घुमा देती हैं, आई मीन। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम कह सकते हैं कैथोड रे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद यदि हम इलेक्ट्रिक चार्ज लगाते हैं इनके पथ पर, तो ये हमेशा याद रखना किसकी तरफ भैया, एनोड की तरफ क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। देखो ये मुड़ रही है ना, एनोड की तरफ क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। इसका मतलब ये कैसी होती हैं, हमारी ऋणावेशित होती हैं, ठीक है बेटा। तो कैथोड किरणों के गुण हम लोग समझ के चलते हैं। तो विलियम कुक्स व जे थॉमसन ने सन 1897 तथा कई अन्य वैज्ञानिक ने कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया और अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि कैथोड किरणों के गुण विसर्जन नली में ली गई गैस, तापमान, दाब, इलेक्ट्रोड के धातु आदि पर निर्भर नहीं करती। ये ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट है, क्योंकि हम लोग इसके बाद कैनाल किरणें पढ़ेंगे। कैथोड किरणों में और कैनाल किरणों में यही डिफरेंट बन जाता है, ठीक। आगे, प्रत्येक दशा में कैथोड किरणों के गुण सदैव समान रहते हैं, ये बात कॉमन रहेगी। चलिए पहला टर्म्स मैंने अभी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाया। कैथोड किरणें सीधी रेखा में कैथोड से किसकी तरफ चलती हैं भैया, एनोड की तरफ चलती हैं। दूसरा टर्म्स, यदि हम कैथोड किरणों के पथ में एक हल्का पहिया रखते हैं तो वह घूमने लगता है। इससे यह पता चलता है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी हैं। बेटे भले ही लेंथी हैं, लेकिन याद रखना आपको करैक्टर्स याद होने चाहिए, बहुत मैंने इनको ईजी बनाया है।
तीसरा टर्म्स कहता है विद्युत क्षेत्र में कैथोड किरणें धनावेशित प्लेट की ओर क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी हैं। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती हैं, चाहे इलेक्ट्रिक लगा लो या मैग्नेटिक लगा लो। नेक्स्ट टर्म कहता है कैथोड किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों जड़नेस आदि की उपस्थिति में देखा जा सकता है। अभी हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो ये पदार्थ कैथोड किरण से टकरा कर चमकने लगते हैं। कौन? जेडएनएस। ठीक है बेटा। अब जैसे कि मान लो टेलीविज़न की हम लोग बात कर लें, तो टेलीविज़न में जो हमारा टीवी जो होता है, उसमें जो कैथोड किरण नलिका होती है ये वाली। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है, हमारा हाई वोल्ट का करंट इसको दिया जाता है और यहाँ पर क्या होता है, इसमें स्फुरदीप्ति पदार्थ का क्या होता है, लेप होता है, जिससे वो हमें पर्दा चमकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर नोट में है टेलीविज़न चित्र नलिका, टीवी कैथोड किरण नलिका होती है। अच्छा, टेलीविज़न में जो चित्र नलिका होती है बेटा, ठीक है, टेलीविज़न चित्र नलिका जो होती है वो क्या होती है भैया, कैथोड किरण नलिका होती है। और टीवी का जो पर्दा स्फुरदीप्ति और प्रदीप्ति पदार्थ से क्या होता है, लेपित होता है, जिस पर चित्र क्या होते हैं, हमारे प्रदीप्त होते हैं। ठीक है बेटे, ये आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला टर्म्स कहता है कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर भी क्या कर जाती हैं भैया, आर पार निकल जाती हैं। तो इसका मतलब इनकी वेदन क्षमता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि उपरोक्त परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु के मूल घटक हैं। तो अब ध्यान देंगे, जिनका नाम था हमारा जे थॉमसन ने, बेटे किसने, जे थॉमसन ने, बेटे थॉमसन ने कैथोड किरणों को, किसको बेटे, कैथोड किरणों को क्या नाम दिया भैया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया बेटे, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है रेडियो एक्टिवता, प्रकाश विद्युत प्रभाव, बेटे इनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं, तो बने रहना, क्योंकि रेडियो एक्टिवता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे आएगा। तो वहाँ से हमें पता चलेगा किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं, बाहर निकलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो बेटे क्योंकि आगे हम लोग जानेंगे कैनाल किरणों के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।